तो यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक बेसिक थ्योरी है और उसका आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यार उसे समझ लो एक बार। मेजर थ्योरी है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, उसके बिना आगे कुछ नहीं है। एटम के बारे में आप नहीं समझ पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज विकास चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर कि जॉन डाल्टन कौन थे। तो जॉन डाल्टन, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मतलब जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने मैटर के नेचर के बारे में एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड की थी। बेसिक थ्योरी प्रोवाइड की थी जॉन डाल्टन ने, राइट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर हैं, जितने भी हमारे आसपास मैटर मौजूद हैं, वो चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, या कह लो कि स्मॉल पार्टिकल से कंपोज्ड हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, राइट। ये बताया था जॉन डाल्टन ने। समझ में आ गया होगा आई होप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यार बात करते हैं जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट के बारे में। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। इनडिविजिबल है मतलब कि उनको दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं विभाजित किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। थर्ड पोस्टुलेट क्या है हमारा? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, कोई भी एलिमेंट ले लो आप। जैसे कि मान लो मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम का कोई एटम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का कोई एटम होगा और मैग्नीशियम के मान लो दो एटम्स हैं, क्योंकि उन एटम से मिल गई तो वो एलिमेंट बना है। तो वो दो एटम जो होंगे वो मास में आइडेंटिकल होंगे, यानी उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। यार ऑब्वियस सी बात है, किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट के एटम्स हैं तो सब कुछ उनका सेम ही होगा ना। एटम का मास भी सेम होगा और एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का अलग अलग मास होगा और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब मान लो आपने एक सोडियम का एटम ले लिया और एक मैग्नीशियम का एटम ले लिया, कोई भी एलिमेंट मान सकते हो आप, तो सोडियम का जो एटम होगा उसका एक अलग मास होगा, उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। उसी तरीके से मैग्नीशियम का जो एटम होगा उसका अलग मास होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, यानी दोनों में काफी डिफरेंस होगा। तो यही कह रहा है यार ये पोस्टुलेट कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का अलग अलग मास होता है और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है हमारा, जो कि हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट? एटम्स कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या मतलब है इसका? मतलब कि एटम को आप अगर कंबाइन करोगे स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, तभी जाके वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जैसे कि यार मान लो हमारा एक कंपाउंड है CO2, सबने सुना ही होगा इसके बारे में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है CO2 के अंदर कि जो कार्बन का एटम है वो कितने हैं? 1, एक एटम है कार्बन का, और ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है 1:2, ठीक है। अगर कार्बन का एटम 1 होगा और ऑक्सीजन के एटम 2 होंगे तो ही जाके CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेशियो है ना 1:2, अगर आप इसी रेशियो में एटम्स को कंबाइन करोगे तभी जाके CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, H2O हमने ले लिया, H2 ले लेते हैं, ठीक है। H2 के अंदर क्या होता है? जैसे H2 में देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो अगर ये इस रेशियो में कंबाइन होते हैं
तभी जाके वो H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर वो किसी और रेशियो में ले लिए जाते हैं, लेट सपोज हमने हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम ले लिए, एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। लेट सपोज हमने हाइड्रोजन के भी 2 एटम ले लिए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम ले लिए, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म। तो हमें ऐसा रेशियो नहीं लेना है, ऐसा रेशियो नहीं लेना है। अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम लेते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम लेते हैं, तभी जाके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बस ये समझ लो आप। तो ये कह रहा है ये पोस्टुलेट, एटम्स कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि स्मॉल होल नंबर का रेशियो अगर है एटम्स के अंदर, अगर एटम्स जो है स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कॉम्बाइन होते हैं तभी जाके वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए एटम के रेशियो का स्पेसिफिक होना जरूरी है, राइट। बढ़ते नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा, जो कि लास्ट पोस्टुलेट है, 6th पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये पोस्टुलेट क्या कह रहा है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ इसको भी। देखो क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं अपन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, CO2 के अंदर बताया मैंने कि कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये बताया था, है ना। तो जब हमने 1:2 में कॉम्बाइन किया कार्बन और ऑक्सीजन के एटम को, तभी जाके CO2 फॉर्म हुआ, अदरवाइज नहीं फॉर्म हुआ। अगर हम ऐसा करते हैं कि यार कार्बन के 2 एटम ले लें और ऑक्सीजन के 4 ले लें, 4 एटम ले लें ऑक्सीजन के, कार्बन के 2 एटम ले लिए, ऑक्सीजन के 4 एटम ले लिए, तो भी हमारे पास कैंसल आउट होके 1:2 ही आएगा, यानी कि वही रेशियो आ गया जिस रेशियो में हमारा CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, वही रेशियो आ गया। तो क्या अब CO2 बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा CO2। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने कार्बन और एटम के उसी रेशियो में कॉम्बाइन किया है जिसमें CO2 मॉलिक्यूल बनता है। तो उनका रिलेटिव नंबर और एटम किस प्रकार के हैं, यानी उनका काइंड, यानी कि कार्बन का एटम ही लेना है अपने को, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का एटम ले लिया। अगर आप कार्बन की जगह नाइट्रोजन का एटम ले लोगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। तो हमारे पास एटम जिस प्रकार का, यानी जिससे बनने वाला है वो कंपाउंड, उसी के एटम लेने हैं और उनका रिलेटिव नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके कोई कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा। ये उसकी कंडीशन है। आगे बात समझ में? तो यार यही थे हमारे जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको लर्न कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, और समझा तो मैंने दिया ही है। तो अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, प्लीज। तो यार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।